हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो आज स्वागत है आपका इस अनदर वीडियोज़ में जो हिंदी के हमने बहुविकल्पी प्रश्नों में पढ़ा था। देखिए, प्रश्न नंबर 127 तक बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया था। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको पता है बहुविकल्पी बाद अति लघुत्तरी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से अति लघुत्तरी प्रश्न एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करके एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाल विकास शिक्षण अधिगम विज्ञान गणित का सारे वीडियोस को मैंने बहुविकल्पी अति लघु और लघु के सारे प्रश्नों को अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जाइए, एक एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो अति लघुत्तरी प्रश्नों में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है, स्वराघात किसे कहते हैं। ठीक है, स्वराघात। तो हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पे देखिए, जब कोई व्यक्ति बोलता है, ठीक जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। कैसे, जैसे ओम, ओ ओम। ठीक है, तो ओम तो जो ये ओ है, ये जो आप इस पे क्या कर रहे हैं, ओम, तो स्वराघात कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न, देखिए हिंदी का पेपर बहुत इजी रहता है। आप लोग मेरे इस चैनल से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को मैं आश्वस्त करता हूँ कि सारे प्रश्नों के आपको मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें अपने क्लासमेट्स के साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आर्य का विलोम क्या हो जाएगा, आर्य का अनार्य हो जाएगा। ठीक है, उन्नति, उन्नति का विलोम अवनति। उन्नति मतलब वृद्धि करना या आगे बढ़ना, अवनति मतलब नीचे गिरना। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका अति लघुत्तरी प्रश्नों में हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में कितने विराम चिन्ह होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या ये आपका हो गया पूर्ण विराम हो गया, फिर उसके बाद ये आपका अर्ध विराम हो गया। ठीक है, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर आपका एक्सक्लेमेशन साइन हो गया ये। तो इस प्रकार से कितने विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में प्रमुखतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में कितने विराम चिन्ह हो गए, 11 विराम चिन्ह हो गए। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, संघर्षी किसे कहते हैं। तो संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार, तो आपके मुख जो मुंह है उसके जो द्वार है बहुत सकरा होता है, यानी कि आपका जो कोई उस अक्षर को या उस वर्ड को आप जब बोलेंगे तो आपके जो मुख है वो बहुत पतला रहेगा, बहुत सकरा रहेगा। और सी की आवाज़ होती है, यथा क, ख, ग, ज, फ, स और ह। ये क्या हो जाएगा, संघर्षी हो जाएगा। तो आप लोग संघर्षी याद कर सकते हैं, खग जफ सस ह। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, खग जफ। ठीक है, फिर आपका बड़ा सा छोटा सा और ह। ठीक है, यानी कि आपका देखिए जो ये उसमें व्यंजन, देखिए उसमें व्यंजन क्या होता है, छोटा सा बड़ा सा ह। ये क्या हो गया आपका उसमें व्यंजन हो गया था, यानी कि उसमें व्यंजन भी क्या होता है, संघर्षी होता है। देखिए उसमें व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो देखिए उसमें व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा, ठीक है, हवा मुख से रगड़ जाती है, रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो उसमें संघर्षी व्यंजन क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे क्या करती है, बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सौ को बोलने पर क्या हो रहा है, देखिए हवा मुख से निकल रही रगड़ के स। ठीक है, और धीरे धीरे बाहर निकलती है, स, फिर छोटा सा बड़ा सा, फिर मूर्धन्य स और ह। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा है। प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए विराम चिन्ह क्या होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो कोई भी मान लीजिए जैसे हो गया आपका विस्मयादि बोधक हो गया, प्रश्नवाचक, किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कोई दुख है या हर्ष विषाद है तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन या विस्मय चिन्ह लगाते हैं।
किसी बात को ख़त्म करते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, किसी बात को रुक रुक के करते हैं तो उसमें अल्प विराम लगाते हैं। तो इन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग और वाक्य के बीच में या अंत में हम लोग करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न 2018 में पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो यानी कि देखिए प्राचीन, यानी कि अर्वाचीन से क्या आशय हो जाएगा, प्राचीन का उल्टा क्या आ जाएगा, नवीन हो जाएगा। यानी कि अर्वाचीन का मतलब नवीन होता होगा। ठीक है, तथा उचित, उचित का विलोम अनुचित, ये तो आपको पता है, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र होता है। ठीक है, तो ग्रंथ के बचे हुए अंश, तो मान लीजिए कोई ग्रंथ है उसका कुछ बचा हुआ अंश है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में जोड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे सूक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ग्रंथ का जो भी बचा हुआ अंश होता है जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम लोग सूक्ति कहते हैं। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न नंबर 9, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। यानी कि ऐसे वाला जो चिन्ह होता है, ऐसे वाला, तो अल्प विराम उसको कहते हैं। तो किसी वाक्य में अल्प, नाम से ही स्पष्ट है अल्प, यानी कि अल्प यानी कि थोड़े समय के लिए जब हम विराम करते हैं किसी वाक्य को बोलते, किसी सेंटेंस को हम लोग थोड़े समय के लिए बीच में रुकते हैं उस टाइम, तो उस टाइम अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा मतलब जैसे रोको कामा, ठीक, रोको रुक गया यहाँ पे, मत जाने दो, रोको मत जानो दो, रोको मत जाने दो। देखिए भाव कितना अंतर हो गया, रोको मत जाने दो यानी कि यहाँ पे क्या कर जा रहा है, रुकने के बाद कह रहा है कि रुको मत जाने दो, मतलब किसी व्यक्ति को क्या कह रहा है कि मत जाने दो, यानी कि यहीं रोक लो। ठीक है, यहीं पे रोकने के यहाँ पे इसमें क्या इंगित हो रहा है कि रोक लो, जाने मत दो। और दूसरे वाले में क्या इंगित हो रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी कि इसमें रोको मत, जो इंसान जा रहा है उसे जाने दो। ये भाव हो गया। ठीक है, तो भावों को भी स्पष्ट करने के लिए हम लोग देखिए विराम चिन्ह से देखिए भाव बदल गया। इसमें क्या हो गया, रोको मत जाने दो, यानी कि इसमें रोकना चाह रहा है किसी व्यक्ति को ये। ठीक है, और इसमें क्या है, देखिए भाव इसमें दूसरा हो गया, और इसमें रोको मत जाने दो, मतलब इसमें क्या, रोको मत, जा रहा है तो जाने दो। देखिए रोको मत जाने दो, तो ये अल्प विराम का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए कोई भी चिन्ह लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाया करिए, इससे भाव बदल जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, लेखन के प्रकार बताइए। यानी कि राइटिंग के प्रकार बताना है। तो राइटिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो राइटिंग आपका कैसे होता है, एक सुलेखन होता है, यानी कि जो सुलेख लिखते हैं आप लोग, या एस्से राइटिंग हो गया। ठीक है, सुलेख के बाद आपका अनुलेख हो जाता है। तीसरा श्रुति लेख, यानी कि सुन कर लिखना, यानी कि सुलेख मतलब जो देख कर लिखते हैं, और श्रुति लेख मतलब जो सुन कर लिखते हैं, और अनुलेख यानी कि सुलेख अनुलेखन। ठीक है, सुलेखन अनुलेखन और श्रुति लेखन, लेखन के 3 प्रकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि लेखन शिक्षण यानी कि राइटिंग टीचिंग। ठीक है, तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों, तो भाषा की मान लीजिए जो ध्वनि है फोनीम है, उसको हम क्या करें, जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। तो किसी भी भाषा के संकेत हैं उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, लिपि लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए बी हो गया, तो ए बोल भी रहे हैं तो ये ए क्या होगा, ध्वनि हो गया, और जो लिख रहे हैं हमारा लेखन हो गया, ए बी सी डी, ये हमारा लिपिबद्ध किया जा रहा है तो लेखन कहलाता है, लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, देखिए लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला होता है जयकाटार विधि, जयकाटार विधि। दूसरा मॉन्टेसरी विधि। तीसरा पेस्टाल्जी विधि। यानी कि हम लोग लेखन करते समय, राइटिंग करते समय, लिखते समय हम लोग कौन कौन सी विधि अपनाते हैं, जयकाटार विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टाल्जी विधि। ठीक है, ये 3 विधि हो गए, आपको याद रखेंगे, जयकाटार, मॉन्टेसरी, पेस्टाल्जी। प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा, वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, वहीं से देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता, तो मान लीजिए मनुष्य के विचारों की जो पूर्णता लिखित अथवा मौखिक, यानी कि लिख करके या मौखिक रूप से या बोल करके, यानी कि लिखित यानी कि राइटिंग, और ओरली यानी कि मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य या सेंटेंस किसको कहते हैं, तो हम और आप मनुष्य क्या करते हैं, अपने भावों और विचारों को हम लोग क्या करते हैं
स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो लिखते हैं या तो मुख से बोलते हैं या तो ओरली रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर 14, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो भाषा की 4 एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि 4 दक्षताएं का मतलब ये है कि इनके माध्यम से ही भाषा की रचना होती है, इनके ही माध्यम से भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, भाषा को समझ सकते हैं, यानी कि भाषा को पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, या बोल के हम लोग सीखते हैं भाषा को, ठीक है, या हम लोग सुन, देखिए आप लोग जाएंगे बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े मान लीजिए दिल्ली मुंबई जो भी जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले लोग भी क्या लगते हैं, इंग्लिश बोलने। तो क्या करते हैं, वो भाषा को क्या करते हैं, अर्जन कर लेते हैं, यानी कि भाषा को सुन सुन के सीख लेते हैं। यानी देखिए सुनना भी क्या होता है, भाषा के अंतर्गत आता है। बोलना, जिसे बोलते भी हैं, जैसे मैं हिंदी आपसे बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ठीक है, पढ़ भी रहा हूँ, तो क्या जो भाषा की 4 दक्षताएं हो गई। प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह, ठीक है, देखिए अक्षर क्या हो जाएगा, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। तो देखिए अक्षर समूह किसको कहते हैं, तो ये इन सारे अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक है, एक स्वर हो जाएगा और एक व्यंजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या है, देखिए बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह किस प्रकार के व्यंजन है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि छोटा स, बड़ा स, मूर्धन्य स और ह को हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, देखिए भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। यानी कि भाषा को पढ़ाते समय या भाषा को पढ़ते समय या भाषा का शिक्षण करते समय, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के टाइम में आप लोग कौन सी 4 प्रमुख कौशलों को अपनाते हैं। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो हम लोग भाषा को या तो सुन करके सीखते हैं, यानी कि सुनते हैं, उसके बाद उसका उच्चारण करते हैं, उसके बाद वाचन यानी कि बोलते हैं, और उसके बाद अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा के प्रमुख 4 कौशल को क्या हो गए, श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए अनभिज्ञ का सुविज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ का क्या विलोम हो जाएगा, सुविज्ञ। मुक्त का फ्री, यानी कि फ्री का क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो फ्री हो जाएगा, फ्री का क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका विलोम शब्द बहुत ईजी रहता है। देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, छतरी वाला छ, त्र और ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये छतरी वाला छ भी 2 व्यंजन से मिलकर बना है, त्र भी क्या 2 व्यंजन से मिलकर बना है, ज्ञ भी क्या, यानी कि ज्ञानी वाला जो ज्ञ है वो भी 2 प्रकार के व्यंजन से बना है। तो ये क्या हो जाए, 2 चीज़ों से बना है, यानी कि कंबाइन होकर बना है। तो इन्हें क्या कहेंगे, कंबाइंड कॉन्सोनेंट कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, ओ औ का उच्चारण स्थान है। तो ओ औ का उच्चारण स्थान आपका क्या है, देखिए आप बोलिए ओ, तो आपके कंठ से हवा बाहर आ रही है, तो हवा क्या हो रही है, कंठ से प्रेशर दे रहा है, तो ओ आपका क्या हो गया, ओ आपका कंठ हो गया, ठीक है। और देखिए ओ बोलने पे आपका ओठ भी क्या हो रहा है, खुल जा रहा है, तो ओठ भी खुल जा रहा है, तो आपका कंठ और ओष्ठ हो गया, ठीक है। औ भी क्या हो गया, कंठ, तो ओ आपका कंठ हो जाएगा और औ क्या हो जाएगा, आपका ओष्ठ हो जाएगा। देखिए ओ को बोलिए तो आपका कंठ से हवा बाहर निकल रहा है रगड़ते हुए, ठीक है। और औ को बोलने पे आपका ओष्ठ दोनों फैल जा रहा है, खुल जा रहा है। प्रश्न नंबर 21 क्या है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है। तो य, र, ल, व देखिए आपके ये क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि जो य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होता है।
देखिए, तो देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार के उच्चारण में जो वायु होती है नाक से निकलती है। ठीक है, अगर आपको सर्दी हुआ है तो आप लोग देखेंगे आपके नाक क्या होता है, बंद हो जाता है। उसी प्रकार अनुस्वार के उच्चारण में वायु क्या होती है, नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा, तो ठंडा बोलने पे आपका जो नाक है जहाँ पे सर्दी होता है, जाम हो जाता है, तो वहाँ पे देखिए प्रेशर आ रहा है। ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अनुस्वार कहलाते हैं। तो अनुस्वार क्या हो जाएगा, अनुस्वार के उच्चारण में जो वायु होती है नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा, लिपि को परिभाषित कीजिए, अथवा यानी कि स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, लिपि को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। जैसे आपका क ख ग घ है, ठीक है, लिपियाँ क्या होती हैं, देखिए आपका ये क ख ग घ आपका देवनागरी लिपि हो गया, ABCD क्या हो गया, इंग्लिश का लिपि हो गया। और देखिए उर्दू का लिपि क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये उर्दू का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये उर्दू का अंक है, लिपि है, ठीक है। तो इसी लिपि को परिभाषित करना है, अथवा लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा को लिखने की विधि, जिस प्रकार क ख ग क्या है, देवनागरी लिपि को, तो देवनागरी लिपि क्या है, एक भाषा है, हिंदी भाषा है। तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। यानी कि भाषा को हम लोग लिख रहे हैं तो वही लिपि कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा, लेखन शिक्षण यानी कि राइटिंग टीचिंग की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लिखते समय जो आप शिक्षण करते हैं तो उसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लेखन शिक्षण की विशेषताएं 2, तो अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। यानी कि लिखते समय लेखन शिक्षण से हमारे अंदर क्या विकसित होता है, अक्षरों को समझने की, शब्दों को लिखने की, वाक्यों को स्पष्ट रूप प्रदान करने की सहायता मिलती है। व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता होती है। अगर आप सुलेख, अनुलेख या श्रुतलेख कोई भी इन तीनों में से लिखते हैं तो आपके अंदर क्या होगी, ग्रामर अच्छी होगी और आपके वर्तनी भी सही होगी, मात्रा भी सही होगा, ठीक है। ये फायदा होता है लेखन शिक्षण का। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट 25 क्या है, एक सफल भाषा शिक्षक। तो कोई मान लीजिए एक लैंग्वेज टीचर है जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कोई भी एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक सफल भाषा शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, लेखन में निपुण होना चाहिए। यानी कि शिक्षक जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहा है उसको लिखने में उसे आना चाहिए, उसमें पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और दूसरा क्या जाएगा, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। अगर वो कोई मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, उर्दू पढ़ा रहा है, अरबी पढ़ा रहा है, फारसी पढ़ा रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, तो उस भाषा का पूर्ण ज्ञान उसे होना चाहिए एक सफल लैंग्वेज टीचर का। प्रवाहमय वक्ता हो, यानी कि वो क्या हो, एकदम फ्लुएंटली क्या हो, फ्लुएंटली स्पीच देने वाला हो, ठीक है। फ्लुएंटली एंकर हो वो, यानी कि प्रवाहमय वक्ता हो। यानी कि ये नहीं कि धीरे धीरे जैसे लग रहा है लोअर एनर्जी है उसके अंदर, यानी कि एकदम प्रवाहमय वक्ता के टाइप बोलना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यानी कि शिक्षक देखिए अब बोलने को है, यहाँ पे क्षत्रिय लिखा है, ठीक है, मान लीजिए क्षत्रिय लिखा है, तो शिक्षक इसे पढ़ाते समय बच्चों को अगर क्षत्रिय को कत्रिय बोल रहा है तो क्या ये एक सफल भाषा शिक्षक होगा, नहीं होगा। इसीलिए शिक्षक का उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो, यानी कि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा, देखिए वाक्यों को परिभाषित कीजिए। यानी कि सेंटेंस को फिर से परिभाषित करने कर रहा है। तो अब वाक्य में क्या होता है, भाव की अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। तो वाक्य में हम क्या करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या हो जाएगा, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। यानी कि सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या क्या नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वाक्य में क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, आकांक्षा होती है, योग्यता होती है, 3 आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। तो वाक्य में क्या होती है, आकांक्षा, योग्यता और 3 आवश्यक तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है क्या, वाक्य के प्रकार लिखिए। यानी कि सेंटेंस के कौन से प्रकार, यानी कि सेंटेंस कौन कौन से
सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, दूसरा मिश्र वाक्य यानी कि आपका मिक्स्ड यानी कि सिंपल हो गया और एक मिक्स्ड सेंटेंस हो गया, और तीसरा का क्या हो गया संयुक्त वाक्य यानी कि कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा। तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा? जैसे राम घर जाता है तो सरल वाक्य। मिश्र वाक्य आपका क्या हो जाएगा? तो सरल वाक्य, जब सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को मिला देंगे तो मिश्र वाक्य हो जाएगा राम घर जाता है फिर कॉमा अर्धविराम, घर जाने के पश्चात खाना खाता है। तो ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत हो गया। अब संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? राम घर जाता है और मोहन को अपने साथ लेकर के आता है। तो जो और लगाए हैं तो ये क्या हो गया संयुक्त वाक्य हो गया, कंबाइंड सेंटेंस हो गया। प्रश्न नंबर 29 देखिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 2019 वाले प्रश्न पत्र में पूछा है। तो देखिए उपेक्षा और अपेक्षा का शब्द का अर्थ लिखिए। नहीं कहते हैं कि उपेक्षा करना मतलब किसी भी नियम की उपेक्षा करना यानी कि मनाही करना, अवहेलना करना, निषेध है, निरादर यानी कि उपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा करना क्या हो निगेटिव रूप में इसको लेते हैं। उपेक्षा मतलब अवहेलना, मतलब न मानना या निषेध करना या विरोध करना, उसके संदर्भ में हम लोग लेते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो उपेक्षा आपका क्या हो गया अवहेलना या निरादर। अपेक्षा करना मतलब मैं आपसे अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 29 हो गया। ठीक है, उपेक्षा करना मतलब मना करना या अवहेलना करना या निरादर करना। अपेक्षा करना मतलब पॉजिटिव रूप में लेंगे इसको आवश्यकता। देखिए प्रश्न नंबर 30 तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसे क्या कहते हैं रेखांकित कहते हैं। जैसे जिस प्रकार मैं आपको ये प्रश्न नंबर 30 के नीचे ऐसे लाइन खींचते हुए पढ़ा रहा हूँ, जैसे जिसके फिर नीचे लाइन खींच रहा हूँ, फिर रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसी को क्या कहते हैं। देखिए जो मैंने रेड से जो ये लाइन बनाया है आपका, देखिए ये जो लाइन है ये वाला लाइन है, इसको क्या कहते हैं रेखांकित। यानी कि जब नीचे लाइन लगा रहे हैं किसी, तो नीचे रेखाएं खींच रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं रेखांकित कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 30 यानी 30 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ। आने वाला है जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में वो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए बाकी का जो प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग विभिन्न क्लास के सारे वीडियोज़ को आप लोग एकदम सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट उसका मैंने एकदम सही से कर दिया है। तो वहाँ से आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए, पढ़िए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।